आज हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पहनावे ने प्रभावित किया। किस तरह से इंडिया में फ़ैशन की शुरुआत हुई और क्या लोगों ने उस समय पर पसंद किया। भारत में 40s द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा चिन्हित एक दशक था और यह भी स्वतंत्रता के बाद का युग था, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के कपड़े सरल और कार्यात्मक थे। जो 40 के दशक के बाद जो विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर का युग था यहाँ पर, उसके परिणाम स्वरूप जो फीमेल्स के कपड़े थे वो बहुत ही सिंपल और कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल थे, जिसमें वो लोग ईज़िली अपनी बॉडी मूव कर सकते थे, काम कर सकते थे अपनी उन वस्त्रों में। भारत में फ़ैशन परिदृश्य बहुत कन्फ्यूजिंग था। सदी में परस्पर विरोधी विचारधाराएं थी और भारतीय स्वतंत्रता की बात थी। उस समय जो फ़ैशन का परिदृश्य था भारत में, वो बहुत कन्फ्यूजिंग था। भारत और भाषण और आंदोलन की स्वतंत्रता के साथ फ़ैशन सुंदर और परिष्कृत बना रहा। महात्मा गांधी ने अपने खादी आंदोलन के साथ फ़ैशन की शुरुआत की थी। जो महात्मा गांधी जी का खादी का आंदोलन था ब्रिटिश राज के टाइम पर, उससे इंडिया में एक फ़ैशन की शुरुआत हुई थी। हालांकि हम पा सकते हैं कि उच्च समाज के भीतर स्वतंत्रता के बाद के दौर में फ़ैशन के रुझान ब्रिटिशों से इस कदर प्रभावित हुए कि पश्चिमी कपड़े एक स्टेटस सिंबल बन गए। इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत में जो फ़ैशन के रुझान थे कि पश्चिमी कपड़े यानी कि जो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स जिन्हें हम कहते हैं, वो उनके एक स्टेटस का सिंबल बन गए थे। उससे मापते थे कि ये लोग उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं, मतलब वो उनकी एक पहचान बन चुके थे, एक उनके स्टेटस का सिंबल बन चुके थे। पश्चिमी प्रभाव के कारण इस समय तक अंगरखा, चोगा और जाम का उपयोग काफ़ी कम हो गया था और उन्हें चपकन, अचकन और शेरवानी द्वारा बदल दिया गया था। हालांकि महिलाएं भले ही बदलाव को स्वीकार कर रही थीं, लेकिन धार्मिक और औपचारिक उत्सवों में कभी-कभी अपने पेशवाज कुर्ते, घाघरा और ओढ़नी पहनना जारी रखती थीं। कभी-कभी आयातित कपड़ों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन ज़्यादातर पारंपरिक हाथ से बने कपड़ों का इस्तेमाल करती थी। जो अंगरखा, चोगा और जाम था, वो सब अचकन, शेरवानी, इन्होंने उसका स्थान बदल दिया था। वेस्टर्न प्रभाव बहुत ज़्यादा हावी था इंडियन कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी जो महिलाएं थी वो लोग भले ही इस वेस्टर्न कल्चर को अपना रही थी, लेकिन उसके बाद भी किसी समारोह में, किसी खास उत्सव में वो लोग अपने पारंपरिक पोशाक ही पहनती थी। जो इम्पोर्टेड कपड़े थे, जो आयातित कपड़े थे, उनका भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर वो लोग ट्रेडिशनल हाथ के बने कपड़ों का इस्तेमाल करती थी। आज़ादी के बाद कोई यह नोटिस नहीं कर सकता कोई यह नोटिस कर सकता है कि ग्रामीण इलाकों में फ़ैशन यही है कि ग्रामीण इलाकों में फ़ैशन बहुत देर से पहुंचता है। दूर की बैकग्राउंड में सलवार कमीज़ ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहीं ना कहीं सलवार कमीज भी महिलाएं प्रेफर करती थी। 50 के दशक ने कला महाविद्यालयों और स्कूलों की सुबह देखी, यानी कि 50 के दशक में जो यूनिवर्सिटीज़ थी और जो स्कूल्स थे, वहाँ पर कला इंट्रोड्यूस कराई गई स्टूडेंट्स को, जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के स्थान बन गए, यानी कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग बच्चों को पढ़ाई गई 50 के दशक से। और इसलिए सिलवर्ट्स, नैरो वेस्ट और बलून स्कर्ट विद बाउंसिंग पैटर्न्स प्रचलन में थी।
और क्योंकि अब जो विद्यार्थी थे जो स्कूल्स में महाविद्यालयों में फ़ैशन को पढ़ते थे, इसलिए अब नैरो वेस्ट और उसके अलावा आपके जो बलून स्कर्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें अब फ़ैशन में आ गई थी। यहाँ तक कि भारतीय महिला अपनी राष्ट्रीय पोशाक के लिए बोल्ड लेकिन फिर भी सही रही। यहाँ ब्लाउज़ छोटे हो गए लेकिन वे काफ़ी सभ्य थे। इस दशक में जो ब्लाउज़ की लेंथ थी वो और छोटी हो गई, लेकिन फिर भी महिलाएं एक सभ्य से अपने कपड़े पहनती थी। ध्यान नेकलाइन पर था, जिसे कढ़ाई और बॉर्डर से सजाया गया था। जो नेकलाइंस थे कपड़ों के, ब्लाउजेस के या ट्यूनिक्स के, नेकलाइंस पर बॉर्डर और कढ़ाइयाँ की गई, जिससे उनकी नेकलाइन बहुत उभर के आए। 60 के दशक के सबसे शौक भरे दशकों में से एक ने फैशन और जीवन शैली में परिवर्तन देखा, जो समय के बदल देखा गया। वो एक बहुत बड़े लेवल पर बदलते जुनून को दर्शाता है। 1950 के दशक में पुरुषों के लिए शॉर्ट्स, जो कभी एक साधारण सफ़ेद कपड़ों का टुकड़ा था जिसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाना था, अचानक एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। 1960 तक पुरुषों के अंडरवेयर नियमित रूप से लाउड पैटर्न और संदेशों से लेकर कार्टून पात्रों तक के चित्रों के साथ मुद्रित होते थे। यानी कि जो उनके पुरुषों के लोअर गारमेंट्स थे, जो शॉर्ट्स थे, वो 1950 में तो एक सफ़ेद कपड़ों के बने होते थे, जो आप नॉर्मल पजामे भी जिन्हें आप कह सकते हैं, जो पजामे थे वो 1950 में तो सिंपल सफ़ेद कपड़ों के बने थे। लेकिन 1960 में पुरुषों के पजामा, सिंपल पजामा भी अब बहुत पैटर्न वाले कपड़ों में, डिज़ाइन कपड़ों में, कार्टून्स के कपड़ों में, उस तरह के साथ प्रिंटेड पैटर्न्स में आने लगे। इस पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ष में नए प्रकार की सामग्री जैसे कि प्लास्टिक फिल्म और पॉलिस्टर कपड़े लोकप्रिय हुए। इस 60 के दशक में आपके पॉलिस्टर फैब्रिक्स भी मार्केट में आए। तंग कुर्ते यानी कि फिटेड कुर्ते और चूड़ीदार बॉलीवुड में लोकप्रिय हो गए, जो फैशन मापदंडों पर मंडरा रहे थे। जो बॉलीवुड की मूवीज़ आना शुरू हुई 1960 में, उसमें बहुत फिटेड कपड़े और चूड़ीदार के बॉटम के साथ लोकप्रिय हो गए। मिनी स्कर्ट भी विदेशों में एक उत्साह बन रहा था, और एक ही समय में डिज़ाइनरों ने था। विदेशों को देखकर इंडिया में भी अब मिनी स्कर्ट्स का ट्रेंड आ रहा था, जिससे डिज़ाइनर्स जो थे उस समय में भारत में, उन्होंने ये फ़ील किया कि अब उनको रेडी टू वियर कपड़ों में एक बहुत बड़े रेंज को लॉन्च करने की आवश्यकता है। रेडी टू वियर गारमेंट्स कौन से होते हैं, ये हम जो कलेक्शन रेंज थी हमारी 3, हम उसमें पढ़ चुके हैं। एक बार फिर बता देती हूँ। रेडी टू वियर गारमेंट आपके वो होते हैं जो आप जनरली मार्केट्स में या फिर आप जनरली शोरूम्स में देखते हैं, जैसे कि आपकी जीन्स, टी शर्ट, ये होते हैं आपके रेडी टू वेयर गारमेंट्स। इसकी आवश्यकता को समझा डिज़ाइनर्स ने और उसको उसकी एक बड़ी रेंज लॉन्च करने का प्लान किया। भारतीय महिला ने यह भी महसूस किया कि राष्ट्रीय परिधान का यह संयोजन पश्चिमी पोशाक के लिए उनका विकल्प हो सकता था। जो इंडियन फीमेल्स थे, उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो अब उनके राष्ट्रीय परिधान हैं, जो उनके नेशनल गारमेंट्स हैं, उसका वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स के साथ एक विकल्प बन सकता है। यानी कि वो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स का संयोजन के साथ साथ अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स को भी अपना सकते हैं। 60 का दशक वह युग था जिसमें नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन जैसे सिंथेटिक पदार्थ आते थे। इस युग में यहाँ तक कि साड़ी एक रूप से सज्जित सरनी में बदल गई और चोली छोटी और डेयरिंग हो गई, जिससे महिलाओं को अधिक कामुक रूप मिला।
इस युग में, इस दशक में नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, इस तरह के सिंथेटिक फैब्रिक्स मार्केट में आ गए। इस पदार्थ मटेरियल यानी कि मार्केट में आ गए। हो गई जिससे वो बहुत डेयरिंग लगने लगी। इससे महिलाओं को और अधिक कामुक रूप मिला। 70 के दशक को अक्सर मी दशक कहा जाता है क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक संशोधित और रेट्रो अवधि में से एक था। यहाँ तक कि फैशन आत्म अभिव्यक्ति का एक और रूप बन गया और फूलों के प्रिंट के साथ बोल्ड रंगों को ट्यूनिक्स, शर्ट और बेल बॉटम्स के साथ अनुकूलित किया गया। 70 के दशक में जो गारमेंट्स आए वो एक तरह से सेल्फ एक्सप्रेशन का एक रूप था, यानी कि अपनी खुद की अभिव्यक्ति को दर्शाने वाला। मतलब आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, उस चीज़ को दर्शाता था। इस तरह के मार्केट में कपड़े आए। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर कभी भी 90s के फ़ैशन की बात चलती है, आज के समय में भी अगर किसी पार्टी की थीम 90s की रखी जाए तो वहाँ पर वो लोग बहुत कलरफुल, बहुत फूलों के बड़े बड़े प्रिंट, बेल बॉटम्स खुले, यानी कि इस तरह के वो लोग कपड़े पहन के आते हैं। येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह के कपड़े वो लोग पहनते हैं। 70 का दशक में वही सब चीज़ें सामने आई थी। ट्यूनिक्स, शर्ट, इन सब पर बहुत बोल्ड प्रिंट, बहुत बोल्ड कलर्स के साथ ये सब चीज़ें फैशन में आई। इस युग ने भी कुर्ते को बहुत ऊंचाइयों तक देखा, यानी कि जो कुर्ता था उसकी लेंथ कम हो गई इस युग में भी, और सलवार को चूड़ीदार, यहाँ तक कि पैंट की जगह ले लिया था। और अब जो चूड़ीदार और पैंट थे उनकी जगह में सलवार चोली थी, वो कभी भी फैशन से आउट हुए ही नहीं। 70 के दशक में भी साड़ी चोली का बहुत ट्रेंड था। इवन कि आज भी साड़ी का बहुत ट्रेंड है। साड़ी हमेशा से ही एवरग्रीन रहा है इंडियन मार्केट्स में। पारंपरिक ड्रेस से साड़ी को कुर्गी, बटरफ्लाई या लुंगी स्टाइल में पहना जाता था। साड़ी के बहुत सारे स्टाइल्स मार्केट में आ गए थे। लुंगी स्टाइल था, बटरफ्लाई स्टाइल था। इस तरह से पारंपरिक ड्रेस को वो लोग पहनते थे। चोली इसे देखने के लिए लगभग अदृश्य हो गई थी, यानी कि चोली की लेंथ बहुत छोटी हो गई थी। चोली को वो लोग शोल्डर विदाउट शोल्डर पहनने लगे थे, यानी कि चोली एक तरह से अदृश्य हो गई थी। चोली के ऊपर वो लोग साड़ी पहनते थे। बैकलेस, बंधी हुई नेकलाइन या सिर्फ फिगर को ढाला हुआ था। चोली एक बार फिर साड़ी के पूरक थी। इस शताब्दी में पारंपरिक सामग्री के निर्यात को भी देखा, जिसने परिणाम स्वरूप निर्यात अधिशेष देश के भीतर ही बेच दिया गया था। इस शताब्दी में सामग्रियों का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। इसका परिणाम ये आया कि जो यहाँ का क्वालिटी माल था, जो यहाँ की अच्छी क्वालिटी का माल था, वो सब भारत ने एक्सपोर्ट किया। और उसके बाद जो बचा हुआ माल था, जो लो क्वालिटी माल था, वो सब अब इंडिया में सेल होते थे, यानी कि इंडिया का अच्छा माल सब इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया और उसके बाद जो बचा हुआ माल था वो इंडिया ने अपने देश में ही बेचा। और इसीलिए एमटीवी संस्कृति से पहले अंतर्राष्ट्रीय फैशन भारत में आया था। और इसीलिए इसी वजह से जो इंटरनेशनल इंडिया में पहले आता है, उसके बाद यहाँ की संस्कृति को लोग फॉलो करते थे। सिंथेटिक्स लोकप्रिय हो गए, डिस्को संस्कृति का फैशन पर गहरा प्रभाव पड़ा और कपड़े आकर्षक बन गए। इस अवधि में, इस दशक में जो सिंथेटिक फैब्रिक्स थे वो लोकप्रिय हो गए और डिस्को जाने का जो एक ट्रेंड बना मार्केट में, उसका असर फैशन पर बहुत गहरा पड़ा। कपड़े और ज़्यादा आकर्षक बन गए।
इसके बाद के जो दशक हैं वो हम इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।